यूरोपीय देशों की बहुत अहम बैठक है। एंटोनियो कोस्टा की अगुवाई में ये बड़ी बैठक होगी। यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता की समीक्षा की जाएगी इस बड़ी बैठक में। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर भी बात होगी। लेकिन 48 घंटे के बाद रूस पर क्या प्रतिघात होगा, क्या हुआ है और क्या होने वाला है, क्या खबर है, जान लीजिए। 24 अगस्त को यूक्रेन का 35वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। यूरोपीय देशों के नेताओं की तब यूक्रेन में एक बहुत अहम बैठक है। मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा, पहले ये जानिए। यूरोपीय काउंसिल अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूरोपीय देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी इसके अलावा इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग का एजेंडा यह है कि युद्ध के बीच यूक्रेन को दी जा रही जो सैन्य सहायता है उसकी समीक्षा की जाए। युद्ध के बाद यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर भी सहमति बनाना इस बैठक का एक अहम उद्देश्य है। लेकिन युद्ध में प्रतिशोध की कोई आखिरी सीमा नहीं होती है। एक हमला दूसरे हमले को जन्म देता है, एक विस्फोट दूसरे विस्फोट का रास्ता खोलता है, और जब सीने में बदले की आग जलती है तो जमीन अंगारों से सुलगने लगती है। 48 घंटे से यूक्रेन में यही कहानी लिखी जा रही है। कहीं मिसाइलों की गर्जना है तो कहीं ड्रोन का झुंड है, कहीं वेयरहाउस जल रहे हैं। पुतिन का प्रतिशोध जारी है और यूरोप के दरवाजे पर युद्ध की आंच पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। मॉस्को से मानो एक ही संदेश निकला है, हमला करोगे तो प्रतिशोध होगा, रूस को जलाओगे तो युद्ध की आग तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचेगी। और अब उसी प्रतिशोध के रिहर्सल का टेस्ट ग्राउंड बना है यूक्रेन। पैट्रियट कहां है? इंटरसेप्टर कहां है? अगर रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है तो हथियार समय पर क्यों नहीं मिल रहे? और यही नेटो का रोल शुरू होता है। इस युद्ध में नेटो सीधे रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहा, लेकिन यूक्रेन की रक्षा का बड़ा हिस्सा पश्चिमी सैन्य सहायता पर निर्भर है। पैट्रियट, नैसम्स और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, इंटेलिजेंस इनपुट और लॉजिस्टिक सहायता। यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया में रूस ने हमला किया है। रूसी ड्रोन ने मिनी बस को टारगेट बनाया। रूस के ड्रोन हमले में कई लोग घायल हुए हैं। खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया। एक बड़ी खबर, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर भीषण प्रहार किया गया। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के ठिकानों पर यह बड़ा हमला था। फैब 500 बमों से की गई भारी बमबारी। अब आपको 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर कितने हमले किए और यूक्रेन कैसे प्रहार कर रहा है। रूस वर्सेस यूक्रेन 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए। रूस और यूक्रेन ने क्या किया, देखिए। रूस ने 135 अटैक किए हैं, जिसमें ड्रोन अटैक शामिल है। 135 ड्रोन अटैक किए गए। 350 से ज्यादा ड्रोन अटैक यूक्रेन ने किए हैं। दोनों किस तरह के हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने 107 नष्ट कर दिए वो ड्रोन जो उसकी तरफ दागे गए। 325 ड्रोन ध्वस्त किए गए हैं जो यूक्रेन ने दागे थे। क्रिविरी पर प्रहार किया गया है। इसके अलावा समारा में हमले किए गए। तो रूस ने क्रिविरी पर हमला किया और यूक्रेन ने समारा पर हमला किया। रूस ने शॉपिंग सेंटर पर अटैक किया तो यूक्रेन ने 2 बड़ी रिफाइनरियों को टारगेट किया है, वहां पर हमले किए हैं। लेकिन रूस में 16 लोगों की मौत हुई है और यूक्रेन में फ्रंट लाइन से 900 किलोमीटर दूर हमले किए गए। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। Su-34 लड़ाकू विमानों से अटैक किया गया है। हमले में यूक्रेनी कमांड सेंटर तबाह हो गया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के पास पेट्रियट मिसाइलों की कमी हो गई है। यूक्रेन को कम से कम 300 मिसाइलों की जरूरत होगी। PAC-3 इंटरसेप्टर के लिए सहयोगी देशों से बातचीत जारी है ताकि उसे ये इंटरसेप्टर मिसाइलें मिल सकें। तो पेट्रियट की कमी और टेंशन में ज़ेलेंस्की, हुआ क्या है, खबर क्या है, जान लीजिए। यूक्रेन को 300 पेट्रियट मिसाइल की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मिसाइल इंटरसेप्टर की मांग की है। ठंड शुरू होने से पहले 300 पेट्रियट की ये मांग की गई है। जरूरत क्यों है वो समझिए। बढ़ते रूसी हमले, इंटरसेप्टर की खपत उसकी वजह से बढ़ रही है। पेट्रियट मिसाइल स्टॉक घट गया है। सर्दियों से पहले बड़े हमले संभव हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा और ज्यादा बढ़ा है। हवाई सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है और इस वजह से ये इंटरसेप्टर मिसाइलें चाहिए। पेट्रियट की कमी क्यों हुई है ये भी जान लीजिए। नीदरलैंड्स ने मिसाइल देने से असमर्थता जताई है। पेट्रियट की डिमांड प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा हो रही है। रूसी बैलिस्टिक हमलों से इसकी खपत बढ़ गई है। अमेरिका के पास भी पेट्रियट की कमी है क्योंकि वो सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं, एक और फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। बड़ी बात यह कि मिसाइल लॉन्चर हैं लेकिन इंटरसेप्टर कम है। इंटरसेप्टर मिसाइलें कम हैं।
यूरोप में नेटो देशों के एयर स्पेस में रूस के फाइटर जेट्स विमान पहुंचे। ब्लैक सी में विस्फोटक से लैस समुद्री ड्रोन और एशिया में जापान के पास रूस की मिसाइलों की गूंज। पुतिन एक साथ कई मोर्चों पर टेंशन बढ़ा रहे हैं। बार बार होती ड्रोन और रूस के जेट्स की घुसपैठ के बाद फिनलैंड से रोमानिया तक नेटो अब हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ जापान के साथ रूस का पुराना सीमा विवाद एक बार फिर गर्म हो गया है। इसी बीच चीन ने जापान को परमाणु हथियारों के मुद्दे पर खुली चेतावनी दे दी है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या यूरोप से एशिया तक नई परमाणु जंग की शुरुआत का ये सवाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच शुरू की है। इससे पहले मई में भी रूस के एक फाइटर जेट के इसी इलाके में संदिग्ध घुसपैठ और एयर स्पेस के उल्लंघन का मामला सामने आया था। क्योंकि नेपच्यून द्वीप कोई सामान्य जगह नहीं है। ये रोमानिया की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। काला सागर में मौजूद इस गैस प्रोजेक्ट के 2027 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और इससे रोमानिया यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा गैस उत्पादक बन सकता है। दक्षिणी कुरील के 4 द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में सोवियत सेना ने इन द्वीपों पर कब्जा किया था, लेकिन जापान इन्हें अपना उत्तरी क्षेत्र बताता है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिविरी पर हमले के बाद भड़के हैं ज़ेलेंस्की। क्रिविरी पर हमले का जवाब देंगे, कहा उन्होंने। रूस ने जानबूझकर घिनौना अपराध किया है। दुश्मन ने आम नागरिकों को टारगेट किया। ज़ेलेंस्की ने कहा इसका जवाब दिया जाएगा क्योंकि जानबूझकर रूस ने एक ऐसा हमला किया जिससे आम नागरिक मारे गए। तो क्या ज़ेलेंस्की क्रिविरी का बदला लेंगे? क्या करेगा यूक्रेन, जान लीजिए। रूस के अहम ठिकानों पर हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। ऑयल रिफाइनरी पर हमले जो पहले से वो कर रहा है और तेज होंगे। रूस को आर्थिक चोट देने की भी तैयारी कर रहा है यूक्रेन। लॉजिस्टिक्स पर भी हमलों की आशंका है। सैन्य ठिकाने और एयरफील्ड टारगेट पर है। मिसाइल लॉन्च साइट पर हमले संभव हैं। बड़ी बात यह है कि रूस की 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। जापान ने अपने कुल 44.4 मीट्रिक टन प्लूटोनियम को अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है। करीब 9.9 मीट्रिक टन प्लूटोनियम जापान में है और 34.5 मीट्रिक टन विदेशों में रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने अटैक किया है। तायर जिले के अल-सियाद गांव में हमला किया है। हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में बड़ा अटैक किया है। बेराशित में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी है। ये एक और बड़ा हमला है जो इजराइल ने किया है। बेराशित है जहां हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा है इजराइल द्वारा। लेबनान के बेराशित में जो अटैक किया है इजराइल ने, उसका वीडियो भी सामने आया है। रिहायशी इलाके में इजरायली हवाई हमला होता हुआ दिखाई दिया है। हमले में एक इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन को चेतावनी दी है। कहा है चीन ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा है कि चीन अब और अधिक तेल का भंडार जमा कर रहा है। पिछले 72 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के बहाने सीधे सीधे चीन को चेतावनी दी है। तो चीन को अमेरिका चेतावनी दे रहा है। स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा है समझिए और इसके मायने क्या हैं। अब चीन ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, ये कहना है अमेरिका का। हम हॉर्मूज की पूरी तरह से नाकेबंदी करेंगे, पूरी तरह से यहाँ नाकेबंदी जारी रहेगी। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन के पास एक बड़ा रणनीतिक तेल भंडार मौजूद है। चीन का व्यवहार वैसा ही है जैसा कोविड में था। या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ, ये कहा है अमेरिका ने। संदेश क्या है समझिए। ईरानी तेल तनाव का नया मुद्दा है। चीन तेल खरीदना बंद करे, ये अमेरिका चाहता है। ईरानी तेल निर्यात पर रोक लगे, ये अमेरिका की मंशा है। ईरान की सरकार पर इसकी वजह से दबाव बढ़ेगा। आर्थिक तौर पर ईरान को बड़ा झटका लगेगा। चीन पर दबाव क्यों डाल रहे हैं जानिए। 90% ईरानी तेल का खरीदार अकेला चीन है। सालाना खरीद का लगभग 8% चीन ही खरीदता है।
लेकिन हर युद्ध की एक कीमत होती है जो दोनों पक्षों को चुकानी होती है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर से लेकर शासन तंत्र के शीर्ष नेतृत्व को गंवा चुका है। बड़े सामरिक ठिकाने और परमाणु केंद्रों पर हमले हो चुके हैं। बुनियादी ढांचे जैसे अहम पुल, कुछ ऊर्जा केंद्र नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका ने अपनी सभी परंपरागत शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब बारी अमेरिका की है, उसे युद्ध की कीमत चुकानी होगी। ईरान ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि युद्ध अब सिर्फ अरब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी जमीन तक भी पहुंच सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए।